स्टूडेंट, कल के क्लास में हमने देखा परिचय जीव विज्ञान का। आज हम पौधों और जंतुओं में अंतर की चर्चा करेंगे। क्या अंतर होते हैं पौधों और जंतुओं में, कैसे हम उनको अलग कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, इसके बारे में हम कुछ बिंदुओं को देखेंगे। सबसे पहले बिंदु हम देखते हैं वृद्धि, जिसको आप ग्रोथ कहें। वृद्धि किसमें होती है, पौधे और जंतु को वृद्धि के आधार पर कैसे निर्धारित कर सकते हैं, इसमें हम देखेंगे। वृद्धि पौधों में भी होती है, वृद्धि जंतुओं में भी होती है, अर्थात ये दोनों में ये लक्षण पाए जाते हैं। वृद्धि होती क्या है, पिछले क्लास में हमने इसकी चर्चा की थी। किसी जीव में उपापचयी क्रियाओं के दौरान उनके आकार और शुष्क भाग में होने वाला परिवर्तन या वृद्धि ही इसके अंतर्गत आता है। ये दोनों में पाया जाता है। दूसरी चर्चा करें, वृद्धि के अलावा कोशिका भित्ति, सेल वॉल। कोशिका भित्ति क्या होती है, कहते हैं यह सेलुलोज की बनी एक परत होती है जो पौधों, हमारे जो पौधे होते हैं, इन पौधों की कोशिकाएं क्या होती हैं, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। पौधों की कोशिकाओं के चारों ओर एक सेलुलोज की बनी परत होती है। उस परत की उपस्थिति से यह प्रमाणित होता है कि यह पादप कोशिका है। जंतुओं में उनकी कोशिकाओं में यह परत नहीं होती, जिससे यह प्रमाणित होता है कि यह जंतु पादप कोशिका नहीं है। अर्थात जंतु और पादप कोशिका की पहचान के लिए कोशिका भित्ति का अध्ययन किया जाता है। तो कोशिका भित्ति जो होती है वह केवल पौधों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती। अगली बात करें पर्णहरिम, जिसको आप क्लोरोफिल कहते हैं। पर्णहरिम क्या है, कहते हैं पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, उसका कारण होता है पर्णहरिम, क्लोरोफिल। तो स्वाभाविक है, सीधी सीधी बात है, ये पर्णहरिम केवल पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में यह अनुपस्थित होता है। पौधों में क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इस प्रक्रिया में वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अगली चर्चा करें, अगले लक्षण की बात करें तो इसमें हम गति का अध्ययन करते हैं। गति, मूवमेंट। गति क्या है, गति किसी जीव शरीर में होने वाले या जीव शरीर के भागों में होने वाले दिशा परिवर्तन। दो चीजें होती हैं, गमन और गति। गमन स्थान परिवर्तन होता है, गति दिशा परिवर्तन। पौधों में गति होती है, जंतुओं में भी गति होती है। अर्थात गति की प्रक्रिया पौधों में भी होती है, जंतुओं में भी होती है। पौधों में गति को इस प्रकार समझ सकते हैं कि पौधे की वे टहनियां जो सूर्य के प्रकाश की ओर होती हैं, वो उधर की ओर ज्यादा वृद्धि करती हैं
विपरीत दिशा में उनकी वृद्धि कम होती है, अर्थात वो प्रकाश की ओर अपनी गति करते हैं। सूरजमुखी के पुष्प सूर्य की दिशा में ही मुखान्वित होते हैं, क्योंकि उनके प्रकाश के प्रभाव से उनमें गति होती है। तो ये पौधों में होने वाली गतियों के उदाहरण हैं। जंतुओं में गतियों को इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जंतु में जैसे जीव द्रव्य की बात करें तो वो भी गति करता है, जंतु के अंग हिलते डुलते हैं, ये भी गतियों के अंतर्गत आता है। गमन की बात कर ले तो गमन पौधों में सामान्यतः नहीं होता। किसमें होता है? जंतुओं में होता है। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, अर्थात पौधों में गमन नहीं होता, जंतुओं में गमन होता है। अगले बिंदु की चर्चा करें, प्रकाश संश्लेषण। इसे आप फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्षमता केवल पौधों में होती है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्षमता केवल पौधों में होती है, अतः यह प्रक्रिया केवल पौधों में पाई जाती है। जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। अगले बिंदु की बात करें, उत्सर्जन। हेलो उत्सर्जन अर्थात एक्सक्रीशन, ये प्रक्रिया क्या है? इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया था। किसी जीव शरीर की उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उनमें कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ बनते हैं, वर्ज्य पदार्थ बनते हैं, निरर्थक पदार्थ बनते हैं, जिनकी आवश्यकता उन्हें नहीं होती, उन्हें शरीर से बाहर निकालना भी जरूरी होता है। तो उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। अब उत्सर्जन किसमें होता है? चूंकि हम कह रहे हैं कि यह प्रक्रिया सजीवों में होती है, तो सजीव में तो जंतु और पौधे दोनों आते हैं, अर्थात यह प्रक्रिया पौधों में भी होती है और जंतुओं में भी होती है। पौधे कैसे उत्सर्जन करते हैं, जंतु कैसे उत्सर्जन करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। जंतुओं में विशेष प्रकार के उत्सर्जी रचनाएं या विशेष प्रकार के उत्सर्जी अंग होते हैं, जैसे मानव शरीर में वृक्क होता है। कुछ निम्न कोटि के जीवों में ज्वाला कोशिकाएं होती हैं, रेनेट कोशिकाएं होती हैं, जिनसे ये जीव उत्सर्जन करते हैं। परंतु पौधों में ऐसा कोई विशेष अंग नहीं होता। तो इनमें उत्सर्जन प्रक्रिया इस तरह से होती है कि इनके सारे उत्सर्जी पदार्थ इनकी पत्तियों में एकत्र होते रहते हैं और पत्तियों के द्वारा या छाल के द्वारा इनके सारे उत्सर्जी पदार्थ इनसे अलग हो जाते हैं, अर्थात यह प्रक्रिया दोनों में होती है। खनिज अवशोषण। मिनरल एब्जॉर्प्शन, खनिज अवशोषण, यानी कि खनिज अवशोषित कैसे होता है? खनिज की आवश्यकता जंतुओं और पौधों दोनों को होती है। मृदा से जल व खनिज का अवशोषण
पौधों में होता है। पौधों में मृदा से जल व खनिज का अवशोषण करने के लिए विशेष रचनाएं होती हैं, जिनको हम मूल रोम, रूट हेयर कहते हैं। ये केवल पौधों में पाए जाते हैं, अर्थात इस प्रकार खनिज अवशोषण की प्रक्रिया केवल पौधों में होती है, जंतुओं में नहीं होती। अगले बिंदु की चर्चा करें। लयन काय, इसको आप लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम यह कोशिका में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की कोशिकांग है, जो केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में अनुपस्थित होती है। अर्थात लाइसोसोम की उपस्थिति से हम ये जान सकते हैं कि यह जंतु कोशिका है या पादप कोशिका है, अर्थात यह जंतु है कि पौधा। अगले बिंदु की चर्चा करें। रिक्तिका, वैक्यूल। रिक्तिका क्या होती है? कहते हैं रिक्तिका पादप कोशिका अर्थात पौधों में पाई जाने वाली एक विशेष रचना होती है, जिससे हम यह पहचान कर सकते हैं कि कोशिका जंतु की है कि पौधे की है। यह रिक्तिका पादप कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक रिक्त स्थान होता है, जो वृद्धि के समय बनता है। रिक्तिका की चर्चा आगे हम विस्तार से कोशिका के चैप्टर में करेंगे। कोशिका विभाजन, आप सेल डिवीजन कहते हैं। कोशिका विभाजन का मतलब होता है किसी पैतृक कोशिका से पुत्री कोशिकाओं का निर्माण। अर्थात एक पैतृक कोशिका जो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए यह पैतृक कोशिका दो या दो से अधिक भागों में बट जाती है। इसी प्रक्रिया को हम कोशिका विभाजन कहते हैं। कब होता है? जब केंद्रक द्रव्य और कोशा द्रव्य के बीच का संतुलन बिगड़ जाता है या इनके बीच सामंजस्य नहीं हो पाता है, तो कोशिकाएं टूट करके विभाजित हो जाती हैं। यह प्रक्रिया किस लिए होती है? यह जीवों की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है, घाव को भरने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अतः वृद्धि व घाव का भरना जंतु और पौधों दोनों में होता है। अर्थात यह प्रक्रिया जंतु और पौधों दोनों में देखने को मिलती है। कुछ प्रमुख भारतीय वनस्पति वैज्ञानिक, अर्थात हम इस हेडिंग के अंतर्गत यह जानेंगे कि हमारे देश में यानी कि भारतवर्ष में कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक हुए जो वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान किए हैं। इनके योगदान किस क्षेत्र में है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम जिस वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे उनका नाम है प्रोफेसर
एस आर कश्यप। प्रोफेसर एस आर कश्यप, इनका जन्म पंजाब में सन 1882 में हुआ। इनकी मृत्यु सन 1934 में हुई। इन्हें किसके लिए, किस नाम से या किस कार्य के लिए जाना जाता है? प्रोफेसर एस आर कश्यप को भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का पिता अर्थात फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कहा जाता है। इन्हें भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इनका क्या योगदान रहा? इन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया, एक पुस्तक प्रस्तुत की जिसके बारे में कुछ ब्रायोफाइट्स अर्थात लीवर वर्ड्स ब्रायोफाइटा के लीवर वर्ड्स के बारे में विशेष रूप से इनका अध्ययन किया, इनके बारे में बताया। इन्होंने अपनी पुस्तक लीवर वर्ड्स ऑफ वेस्टर्न हिमालय एंड पंजाब प्लेन्स अर्थात हिमालय और पंजाब के प्लेन्स में स्थित जो लीवर वर्ड्स हैं उन पर अपने सिद्धांत यानी कि अपने खोजों को प्रस्तुत किया। इसको इन्होंने 2 भागों में प्रस्तुत किया, जिसे पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड में प्रस्तुत किया। इस तरह से इन्होंने भारत में ब्रायोफाइट्स के विस्तार यानी कि अध्ययन के विस्तार में विशेष योगदान दिया। इसलिए इन्हें हम भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का पिता कहते हैं। दूसरे प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक की बात करें तो प्रोफेसर बीरबल साहनी, इनका जन्म सन 1891 में पंजाब में हुआ। इनका क्या योगदान है? इनको क्यों प्रमुख वैज्ञानिक कहते हैं? इन्होंने भारतीय वनस्पति जीवाश्म विज्ञान में एक बड़ा योगदान किया, जिसके कारण इन्हें भारतीय वनस्पति जीवाश्म विज्ञान अर्थात फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ही जुरैसिक युग पृथ्वी के उत्पत्ति के पश्चात से लेकर आज तक जो भी समय बीता है, इस समय को हमारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग युगों में बांटा है, जिसमें एक युग जिसे आप जुरैसिक युग कहते हैं, जिस युग में डायनासोर जैसे सरीसृप हमारी पृथ्वी पर रहते थे, उसी युग में पृथ्वी पर पाए जाने वाले
जो पौधे, जिसको आप अनावृत बीजीय पौधे कहते हैं, जिम्नोस्पर्म कहते हैं, पाए जाते थे, इनके अध्ययन करके इनसे संबंधित एक वर्ग की स्थापना करने वाले वैज्ञानिक प्रोफेसर बीरबल साहनी हैं, जिन्होंने पेंटोजिली नामक वर्ग की स्थापना की, जिसमें हम इस युग के वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। अब कुछ प्रमुख भारतीय वनस्पति वैज्ञानिक की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, जो कि आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। आज इसको यहीं पर रोक देते हैं।